नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। सहारनपुर में बारिश में पॉलिथीन शीट के नीचे अंतिम संस्कार करते हैं ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर के सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम ने कसी कमर, नगर के मेन प्रवेश द्वारों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। संत कबीर नगर में दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से जनमानस को किया गया जागरूक, बेटियों के लिए उठाया गया कदम। अमरोहा की गजरौला कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 6 महीने पहले डकैती की घटना को अंजाम देने वाले इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 97 किलो चांदी को किया जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस ने लाखों का गांजा किया बरामद, 70 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। जिले के बिंदकी कोतवाली पुलिस ने जनता बाईपास से की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के घंटाघर की घटना। जालौन में राम नवमी के जुलूस में हुई एक्सक्लूसिव बुल फाइटिंग, शोभा यात्रा के दौरान 3 बुल आपस में भिड़े। बुल फाइटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला हुई गंभीर रूप से घायल, महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलने पर भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने की तीखी टिप्पणी, केंद्र सरकार से कार्रवाई का दिया भरोसा। हरदोई में हत्या के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने युवक को बंधक बनाकर की लूटपाट, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में रोजेदार महिलाओं में हुई मारपीट, वीडियो वायरल। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव मांगकमऊ का मामला। आगरा में ब्रेकर से उछलकर गिरी बाइक सवार वृद्ध महिला, अस्पताल ले जाते समय महिला की हुई मौत। बाह थाना क्षेत्र के भाऊपुरा गांव की है घटना। आगरा की जामा मस्जिद में नमाज से पहले 2 लोगों में चले लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फतेहपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए का गांजा किया बरामद, 2 तस्करों को स्विफ्ट गाड़ी के साथ किया गया गिरफ्तार। रामपुर में रामनवमी पर बड़े धूमधाम से निकली शोभा यात्रा, सुंदर सुंदर झांकियां निकालकर राम जी के आदर्शों पर चलने का किया गया मंचन। आजमगढ़ में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न, शासन की योजना पर कलाकारों ने किया मनमोहक कार्यक्रम। जालौन के उरई कोतवाली के सामने बीजेपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रतापगढ़ में नमाज पढ़कर जा रहे 15 साल के तालिब की पड़ोसियों ने की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत, पुलिस जांच कर रही। एटा में नवदुर्गा के अंतिम दिन राम नवमी को शहर में जगह जगह किए गए विशाल भंडारे। अमरोहा में गजरौला पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। थाना गजरौला के सुनपुरा के जंगल का पूरा मामला है। बाराबंकी में फिर दिखा खूंखार तेंदुए का तांडव, तेंदुए ने गांव के 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला, दोनों लोग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर कर रही है कॉम्बिंग। आजमगढ़ में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, शासन की योजना के तहत कलाकारों ने की राम जन्मोत्सव और भक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति। संत कबीर नगर में रियासी छप्पर के आशियाने में अज्ञात कारणों से लगी आग, घर के सामान समेत घर में बंधी 2 बकरियां भी जली, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। बेलहर थाना क्षेत्र के चिरेहा गांव की घटना।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपी के 760 नगर निकायों में सीटों के आरक्षण की घोषणा की गई। यूपी के 17 नगर निगमों के महापौर पद के लिए आरक्षण की स्थिति की बात करें तो आगरा में अनुसूचित जाति महिला, झांसी में अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित में हैं। इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना, आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज़्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे, उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको आमेज करते हुए, लेते हुए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपको जिस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमेन जनरल है, लखनऊ वुमेन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। तो वहीं वाराणसी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यापीठ के भारत माता मंदिर स्थित राइट टू फाइट एनजीओ में सम्मिलित हुए। एनजीओ में शामिल बच्चों ने अपनी कला और हुनर को दिखाया और रामनाथ कोविंद से कई प्रेरणा भी ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों से रूबरू हुए और उनसे संवाद कर उनके पढ़ाई से संबंधित उन बच्चों की इच्छा भी जानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गरीब बच्चों से संवाद करते हुए कुछ क्षण भावुक हुए। उन्होंने प्रशासन से इन गरीब बच्चों की सहायता के लिए हर संभव मदद करने के लिए कहा, जिसके लिए एडीएम अरुण कुमार सिंह ने इन गरीब बच्चों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। तो वहीं विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने भी इन बच्चों के लिए कई तरह की मदद दिए जाने की बात कही है। पूर्व राष्ट्रपति महोदय जो है आज आए थे, तो ट्राई टू फाइट फाउंडेशन की तरफ से जो मलिन बस्तियों के बच्चों को यहाँ शिक्षा दीक्षा देने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी में उन्होंने सहभागिता की और ये कहा गया उनके द्वारा कि प्रशासन भी उनको यथासंभव जो भी मदद की जा सके उसको प्रशासन भी दे और अन्य जो है विद्यापीठ के भी प्रचार से ये कहा गया इसी हिसाब से कि उस पर अपने सहयोग प्रदान करें। बड़ी जिम्मेदारी जी, उसके संबंध में प्रशासन को यथासंभव उस दिशा निर्देश के पालन के लिए अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, हमारे इस परिसर में, ललित कला विभाग के परिसर में, ये टीटीएफ जो एक एनजीओ है, ये एक छोटे बच्चों के लिए जो स्लम एरिया से आते हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके लिए वो शाम के समय क्लासेस चलाते हैं। तो माननीय उसी के उद्देश्य से भी आए थे और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे जो सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन है। उसके लिए भी हमारे इस संकाय में G20 को थीम बना के एक कला मेले का आयोजन किया गया है।
उसी में बच्चों ने अपनी अपनी जो भी कलात्मक चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की हैं। एक इस तरह का G20 का पूरा लोगो बनाया गया है जिसमें G20 देशों के जितने भी चिन्ह हैं वो सारे दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों ने जो भी अपनी चित्रकला में प्रदर्शन किया है, मूर्तिकला में प्रदर्शन किया है या मॉडल्स बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सर्किट हाउस में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ओपी राजभर और दया शंकर सिंह की मुलाकात बंद कमरे में हुई, लेकिन लखनऊ की सियासी गलियारों में सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और दया शंकर सिंह से जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि शिष्टाचार भेंट थी। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी की थी। ट्वीट के तुरंत बाद ही बीजेपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह सुभाषपा कार्यालय पहुंच गए। दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम रामनवमी की बधाई देने पहुंचे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम नगरीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात थी। उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई। दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद बंद कमरे में मुलाकात होती है, लेकिन सियासी गलियारों में सुगबुगाहटें तेज है कि क्या गठबंधन होगा। इस पर खास बातचीत करें दयाशंकर सिंह, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथ इस बार कैमरे पे हैं। आप देख सकते हैं दयाशंकर सिंह यहाँ बैठे हैं पूरे एकदम टाइट होकर, ओम प्रकाश राजभर भी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से पहले बात करने से बता दें कि शिष्टाचार मुलाकात जिसको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल दयाशंकर सिंह से बात करते हैं क्योंकि पहली बार सुभाषपा के कार्यालय पे इनसे बातचीत हो रही है। दयाशंकर जी, आज आपकी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हो रही है, क्या कुछ इस पे कहना है आपका? आज भगवान श्री राम की जन्मोत्सव है, आज रामनवमी है। हम सब लोग जो है आज एक दूसरे की बधाई देते हैं। उसमें मैं आज आया था। बधाई देने आए थे? इससे पहले भी आए थे? हाँ, पहले भी आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तब भी आते हैं। नहीं तो बताया जा रहा है कि मामला अब दूसरा हो रहा है। हाँ? मामला छोटे भाई बड़े भाई वाला हो चुका है। ही है, सदैव रहेगा। भले ही हम लोग के दल अलग रहेगा, दिल एक रहेगा। नहीं, दल तो अब एक होने जा रहा है। नहीं, दल कभी एक नहीं है। क्या जानते हैं कि दिल एक हो रहा है, बस मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, दल भी हम लोग के अलग अलग रहेगा, लेकिन दिल एक रहेगा। नहीं, दल तो अलग अलग रहेगा, लेकिन गठबंधन तो होगा ना। है? ये तो भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपने पार्टी के। भाजपा को तो आप भी अपना पक्ष रखेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष आप भी रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, हमारे अमित शाह जी से बात करेंगे। ये हम निचले स्तर पर तो नहीं। आप भी बोलते हैं कि पूर्वांचल में 2022 के चुनाव में हमको बड़ा घाटा हुआ तो ओम प्रकाश राजभर के, हम ओम प्रकाश राजभर के समक्ष ही पूछ लेते हैं। आज भी स्वीकार करते हैं। आज भी भाई देखिए, आज हम पूर्वांचल में ये होते तो हम 40 सीटें और ज्यादा जीतते। देखिए दयाशंकर सिंह है, दयाशंकर सिंह का साफ तौर पे सुभाषपा के कार्यालय पे साफ तौर पे ये स्वीकारता देख सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ, इसमें कोई शक सुबह नहीं कि पूर्वांचल के सीटों में हमें कमी आई है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से अलगाव का रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी खुद मुझसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि कहेंगे छोटे भाई बड़े भाई का मुलाकात, लेकिन बातचीत करना बेहद जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जी, आज छोटे भाई आपके आए हैं? हम भी जाते हैं आपके यहाँ चाय पीने, आप भी चाय पीने, दोनों लोग आते जाते हैं। तो आज की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। स्थानीय निकाय चुनाव हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। अब बड़ा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, अभी बड़ा चुनाव को लेकर भी लगातार माना जा रहा है कि तस्वीर साफ होगी, बस सीटों और विभागों को लेकर गड़बड़ चल रहा है। नहीं, तस्वीर साफ ये हुई है कि अखिलेश जी बेचारे काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री अखिलेश जी तो कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है 2024 का, संविधान और देश को बचाना को, वरना खत्म काम। शायद आपको याद होगा कि अखिलेश जी 22 को भी आखिरी बताए थे। वो कुल चुनाव आखिरी बताते हैं, आपको जीत दलितों पे जोर बड़ा दे रहे हैं और आप मायावती को प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया है। कौन दलित उनको वोट देगा? कोई दलित नहीं देगा, जिसको जानकारी हो नहीं जाएगा उनके साथ। जो प्रमोशन खत्म किया फिर भी आपने गठबंधन कर लिया। कभी कभी जान के जहर खाया जाता है। आपने जान के जहर खाया था तो बीजेपी में भी आपको उतना सम्मान नहीं मिलता, तो जान के जहर तो 2024 में नहीं खा लेंगे। टाइम आएगा तो बताएंगे। टाइम पे क्यों बताएंगे? अभी तो बताइए, कुछ तो कहिए। मुलाकात हो रही है आपकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय के। अच्छा, लेकिन ये जो बात है, जो अंदर की बात है कि सीटों को लेकर अभी गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि आपके मांग है कुछ ज्यादा सीटों का। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि हम अपना झंडा देंगे, आप अपना कैंडिडेट दिए, ऐसा कुछ है क्या? कहीं कुछ नहीं है।
कोई राजा के पता नहीं मुसहर बन बांट लिया, अभी तो कोई बाता नहीं, आप दूसरी बात बताने लगे। नहीं ये तो आप नहीं कहेंगे ना, लेकिन है तो ना। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मायावती की पैरवी करें, ऐसे में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करें, दूसरी तरफ भाजपा से गठबंधन की बात हो रही है। नहीं, देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट है, कांसीराम जी के चेला है। अखिलेश जी को नसीहत देते हैं कि आप थर्ड फंड क्यों बनाते हो, सेकेंड फंड क्यों नहीं बनाते हो। आप जाओगे ममता जी के यहाँ स्टूल पर बैठ करके गठबंधन करोगे, मायावती जी के यहाँ बैठ करके क्यों नहीं गठबंधन करते कुर्सी पर। भाजपा ने भी तो स्टूल पे केशव प्रसाद मौर्य को बैठा दिया था। कहाँ बैठाया था? आपने बैठा नहीं था, आपने तस्वीर दिखाया, आप खुद साझा करते थे, कहते थे कि भाजपा में ओबीसी का सम्मान नहीं, इसीलिए अलग हुआ मैं, गरियाते भी थे सबको। नहीं, समय होत बलवान है, समय होत बलवान है, ताकत पैदा करना है तो अखिलेश जी को मायावती से मिलना चाहिए, न कि मायावती तो आपको नकार दी है ना, ये तो स्वीकार करेंगे मायावती। कोई किसी उनका को- साथ नहीं, आप जब कह रहे थे, जब आप अलग हुए, जब आपको समाजवादी पार्टी की ओर से ये जारी किया गया कि आप सबको ही अपना अपना स्वतंत्र है, अलग अलग रास्ता अपना सकता है, तो जब आपने कहा कि ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, तो मायावती से जब आपकी बात हुई तो मायावती ने कहा दिया ना कि हम किसी से गठबंधन के लिए जो है गलत है। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, नेता लोग दो मुहैया सांप होते हैं, ठीक है। आपको मायावती जी का हम तो ये उदाहरण दे दें, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो ये हुआ कि ये लंबे समय तक गठबंधन चलेगा, सरकार जब बनाने की बात हुई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो ये हुआ कि लंबा गठबंधन चलेगा, हुआ क्या, कुछ ही दिन चला ना। तो ये नेता लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। 24 में मिलेंगे तो लंबा चलेगा कम। अभी स्थानीय निकाय चुनाव पहले सामने, उसको देख लीजिए, निकाय चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, फिर आगे चुनाव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इसमें राजनीतिक मुलाकात में कुछ भी नहीं। नहीं देखिए, हम लोग मिलते रहते हैं, सदैव मिलते रहते हैं, उसी के उसमें आज रामनवमी। सच बताइएगा दयाल सिंह जी, एक आखिरी सवाल है कि जो मुलाकात आपकी हो रही है, क्या माना जाए कि 24 में आप भी पैरवी कर सकते हैं कि नहीं, गठबंधन होना चाहिए वो सुभाषपा से? नहीं देखिए, मैं सदैव पिछली बार भी जब हम लोग के साथ आप छोड़े, तब भी मैं नहीं चाहता था कि आपसे साथ टूटे। साथ टूट जाने के बाद भी जब भी हम लोग मिलते थे, तब भी मैं इनसे कहता था कि भाई नहीं, आपको सैद्धांतिक रूप से भाजपा के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप जो है गरीब व्यक्ति के लिए, कमजोर वंचित ऐसे समाज का जो बहुत पिछड़ा है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और मोदी जी आप देखिए, जब से 9 वर्ष में जो सत्ता में आए हैं, ऐसे गरीब लोगों की ही वो मदद करते रहे हैं। तो मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से आपका जो काम है, जो गरीबों के उत्थान तभी हो सकता है जब आप हम लोग के साथ रहें। गरीबों का काम करे, वो मायावती जी का पैरवी करे, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं देखिए, सबसे बड़ा आपका लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की उत्थान, और वो उत्थान माननीय मोदी और योगी जी के साथ ज्यादा उसका कर सकते हैं, बरसते औरों के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर। इनका साफ तौर पे कहना था, सियासत में कुछ भी संभव और असंभव नहीं है, वक्त आने पर निर्णय लिया। फिलहाल स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ सुभाषपा अकेले उतरेगी और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी से गठबंधन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। कैमरा के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, अल्पसंख्यक के वासित अली समेत अन्य अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में मोर्चा के अध्यक्षों को कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई और इस दौरान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक घर घर चलो, गांव गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव करता है तो उस पर उनका बयान आना चाहिए। ममता दीदी इस तरह बयान बौखलाहट में देती हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये वही ममता हैं जिसने सरस्वती वंदना और पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था। जब देखा हिंदू वहां का नाराज हो रहा है तो खुद जाकर पूजा करने लग गई। मुझे लग रहा है कि इस तरह का बयान ममता दीदी बौखलाहट में देती हैं, वही ममता है जहाँ सरस्वती की वंदना पर प्रतिबंध लगाया था, पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था। देखा कि हिंदू वहाँ का नाराज हो रहा है तो फिर स्वयं जाकर पूजा करने लगे। इस तरह का बयान देना, और यदि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव करता है तो उस पर उनका बयान आना चाहिए। कोई पत्थरबाजी कोई अपनी तरफ से नहीं करता है,
वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को कंट्रोल कर लेते, पत्थरबाजी नहीं हुई। राहुल आज से सत्यमेव जयते आंदोलन चालू करने वाले, जहाँ से उन्होंने सरनेम पे जहाँ विवाद हुआ था वहीं से आप फिर से आंदोलन छेड़ रहा है। आंदोलन छेड़े अच्छी बात है, लेकिन किसी के सरनेम को भी बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत लखनऊ को स्मार्ट बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब लखनऊ की ऐतिहासिक हजरतगंज मार्केट में वेले पार्किंग की शुरुआत की गई। ऐतिहासिक मार्केट हजरतगंज में अब लोगों को सड़क पर गाड़ी छोड़ने पर और चालान की परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। एक निजी कंपनी को पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई है। अब कोई भी प्रतिष्ठान के आगे गाड़ी रोकने पर ड्राइवर उसे पार्किंग तक पहुंचाएगा और खरीदारी पूरी होने के बाद ग्राहक के बुलाने पर ऐप के माध्यम से ग्राहक की लोकेशन जहां होगी वहां तक गाड़ी को वापस लेकर आएगा। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के भी पॉइंट बनाए गए हैं। वैले पार्किंग की शुरुआत हो चुकी है। हजरतगंज के जो कारोबारी हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेकर? बड़ी शुरुआत हुई है, बड़ी पहल है, कहाँ से दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आया और कैसे इसको अमली जामा पहनाया गया? होता क्या था कि कभी कस्टमर हमारी दुकान पे आया तो उसको गाड़ी जब उसको पार्किंग के लिए नहीं जाता मालूम था, तो गाड़ी जब पार्क करता था तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। सारा ध्यान उसका हमारी परचेज जगह उसकी गाड़ी पे रहता था, कस्टमर को फील फ्री नहीं होता था। तो ये कुछ दिनों में देखते रहे हम लोग, दुकानदार लोग की क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, हर आदमी इतना आलसी हो जाए कि उसको गाड़ी पार्क करने में दिक्कत होती है, वो गाड़ी पार्क करने जाता नहीं, वो चाहता है मेरा घर बैठे सारा काम हो जाए। फिर हम लोग के दिमाग, हम लोगों ने आपस में दुकानदारों ने मीटिंग की कि क्या किया है सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन फिर हम लोगों ने ये सोचा, फिर प्रशासन के साथ बात की। तो आजकल के ये प्रथा जो चल रही है, ठेकेदारी प्रथा, इसको दूर करना भी बहुत बड़ी थी। ये लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी कि वो आपके यहाँ खरीदारी करने आए, बाहर निकले, गाड़ी गायब, ढूंढ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब गाड़ी आप कुछ नहीं, आप घर से निकलिए, आप बोल दें कि हम सिंध क्लॉथ हाउस में आ रहे हैं, तो वहीं सिंध में गाड़ी उसको वहाँ खड़ी मिलेगी, उसको वैले पार्किंग वाला आदमी मिलेगा और वो गाड़ी पार्क कर देगा और जहाँ चाहे फिर जाके। चार्जेस में क्या फर्क पड़ेगा? अगर चार्जेस नॉमिनल है, मतलब 50-55 रुपए में आपको जहाँ आप चाहते हो वहाँ से गाड़ी पिक हो जाएगी। उसके बाद पूरी शॉपिंग करिए, किसी और जगह से आप चाहते हो वहाँ पे आप बताइए, गाड़ी आपको मिल जाएगी। नॉर्मली भी पार्किंग के चार्जेस 30-40 रुपए से कम कहीं भी नहीं है और आपको जहाँ से गाड़ी चाहिए वहाँ मिल जाएगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जो पार्किंग की जो समस्या है ये ऐसी बाजारों में देखते हो, जबकि बड़ी पार्किंग वहाँ पे मौजूद रहती है, इसके बावजूद लोग गाड़ियाँ नहीं ले जाते हैं ऐसी पार्किंग में। तो क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं अब और जगह पे, जैसे भूतनाथ मार्केट है या और जो मार्केट है, वहाँ पे भी शुरुआत होनी चाहिए? ट्रायल बेसिस इसको रन करके देखते हैं, अगर ये फीजिबल ऑप्शन है तो क्यों नहीं यूटिलाइज हो सकता है? हर जगह हो सकता है। हजरतगंज लेकिन बड़ी मार्केट है, पुरानी है, ऐतिहासिक मार्केट है। अब यहाँ पे कुछ और भी आप देखते हैं कि आने वाले समय में बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा और पूरी उम्मीद है। इसको देखते हुए लखनऊ में और कई जगह पर भी लखनऊ कमिश्नर ने डिसाइड किया है कि वहाँ पर भी ये इसी पैटर्न पे पार्किंग बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये वो कारोबारी हैं जो इसी हजरतगंज में इनके कारोबार हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं की दुकानों के सामने यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते थे और इसके अलावा जो लोग ग्राहक आते थे उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल इस तरह की सुविधा के बाद अब ये माना जा रहा है कि जो पार्किंग की जो परेशानी है खासकर हजरतगंज को लेकर वो जल्द दूर होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहे। अमित शाह और बाबा रामदेव ने इस अवसर पर हवन भी किया। अमित शाह ने हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज मैं आप सभी को रामनवमी की बधाई देता हूं। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड की गई हैं। अमित शाह ने हरिद्वार से सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि आज जो गृह मंत्री योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, उनकी प्रदेश में पहले स्थिति क्या थी? नौकरियों के नाम पर सहकारिता विभाग में भाई भतीजावाद चल रहा है। इंटरनेट से सभी समितियों को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन पहाड़ों में कैसी कनेक्टिविटी है, ये सभी के सामने है। आज का जो हरिद्वार में गृह मंत्री का दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है, वो जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया है। जिस तरह से केदारनाथ का सौंदर्यीकरण या पुनर्निर्माण कार्य हरीश रावत जी कर चुके थे, मोदी जी की केवल शिलापट लग गई, उसी तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में सहकारिता जो पैक्स कमिटियां हैं वो 756 थी
आज बच के रह गई हैं 690 और ये सबके सब कंप्यूटरीकृत इनका हो चुका था, कंप्यूटरीकरण इनका हो चुका था। अगर आज अमित शाह जी उसको इंटरनेट से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर अमित शाह जी बताएं कि उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट है कहां? 3G और 4G तक तो अवेलेबल है नहीं, तो आप क्या करने के लिए आए हैं? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।